खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चली हिंदुस्तान में, और गांधी जी ने हालांकि मौलवी अब्दुल हक और डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी से ये वादा कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज़ादी के बाद हिंदी और उर्दू दोनों कौमी ज़बानें रहेंगी, और असल में उसको हम उस वक्त जो है वो हिंदी नहीं कहेंगे ना उर्दू कहेंगे, हिंदुस्तानी कहेंगे। गांधी जी ये बिल्कुल पक्का वादा करके गए वापस, और उनके जो आसपास के जो बड़े बड़े पंडित लोग थे उन्होंने उनसे कहा कि ये तो नहीं हम कबूल करते हैं। पंजाब वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने उर्दू को इख्तियार किया। उर्दू इख्तियार करने के बाद देखते ही देखते पब्लिक सर्विस में पंजाब छा गया। अब ये भूल जाते हैं ये लोग कि इन्होंने क्यों ऐसा किया और उसका क्या फ़ायदा हुआ। कोई मेंशन नहीं करता उसको। अब वो सब कहते हैं कि नहीं जी उर्दू ने दुश्मनी की हमारा। भाई पंजाब वालों ने तो उर्दू को खुद बुलाया है। एक बहुत ही कमीना अंग्रेज़ था, वो यूपी का गवर्नर था, उसने हुक्म जारी कर दिया कि आज से उर्दू ज़ुबान खारिज है, कोई सरकारी काम उर्दू में नहीं होगा। हत्ता के स्कूलों से भी उर्दू निकाल दी गई। उस वक्त पंजाब में कर्नल हालराइट के नाम से एक शख्स था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। उसने कहा कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको मालूम नहीं है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो क्या है। सिर्फ इसलिए कि रियासत का माहौल जो था वो बड़ा उम्दा माहौल था, बहुत कहना चाहिए कि इस्लामी माहौल था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर कोई 100 साल या 125 साल से मुसलसल औरतों की हुकूमत थी। मेरा वतन जो है वो रियासत भोपाल है, मुसलमानों की रियासत थी, और जब पाकिस्तान बना तो वो ज़ाहिर है कि रियासत जो थी वो हिंदुस्तान में रह गई। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं तो अब यहाँ रह नहीं सकता क्योंकि ये महकूम हो जाऊँगा मैं। अच्छा, रियासत भोपाल अंग्रेज़ों के ज़माने में नीम आज़ाद रियासत थी। हमारा अंग्रेज़ों से कोई सापा नहीं पड़ता था। हमारी जगह हमारे जो वो नवाब लोग थे ना, वो अंग्रेज़ों से की वो कर लिया करते थे खिदमत गुजारी। हम फ्री थे और अपने आप को फ्री समझते थे। हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम किसी दूसरी ताकत के महकूम हैं। सिर्फ इसलिए कि रियासत का माहौल जो था वो बड़ा उम्दा माहौल था, बहुत कहना चाहिए कि इस्लामी माहौल था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर कोई 100 साल या 125 साल से मुसलसल औरतों की हुकूमत थी। हाँ, इसका मतलब आप महकूम थे ना? नहीं, महकूम नहीं थे ना। अच्छा, वो सब वैसे पढ़ी लिखी औरतें थी। अच्छा। और बेइंतहा मुंतज़िम बहादुर जंग में हिस्सा लेती थी। लेकिन यह कि उनकी वजह से हिंदुस्तान की और रियासतों में जो अखलाक़ी मयार था ना, उससे हमारे यहाँ का अखलाक़ी मयार मुख्तलिफ था। क्योंकि राजा महाराजा ऐशो ये अय्याशी में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी ताकत जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल। यहाँ ये था कि ये दीनदार औरतें थीं और इनकी जो रियायत थी उसको भी दीनदार होना पड़ा उनकी वजह से। कि आज आपके साथ ये हमने जो महफिल ख़ास रखी है, इसमें हम आपसे मुख्तलिफ सवाल करते रहेंगे। मैं सामीन को इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इस वक्त पैनल है, इस वक्त जो यॉर्कशायर अदबी फोरम की टीम है, वो भी डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। इस वक्त मेरे दाएं जानिब हमारी यॉर्कशायर अदबी फोरम की चेयरपर्सन मोहतरमा गज़ल अंसारी साहिबा मौजूद हैं। उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए हमारी वाइस चेयर जो हैं तस्नीम हसन मौजूद हैं। और अगर इस तरफ जाएं तो इस वक्त हमारे साथ समिया नाज जो हैं वो हमारी जो यॉर्कशायर अदबी फोरम की बोर्ड मेंबर हैं वो मौजूद हैं। और कैमरे के पीछे जो शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ भी हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सब इन्हीं की मेहनत और काविश है कि हमारे चेहरों को आप देख सकेंगे और डॉक्टर साहब का जो इंटरव्यू वो आप देख सकेंगे। अंजुम मीर साहब जो एक बहुत जाने पहचाने सहाफ़ी हैं, जो वाक़यातन जब उनको कहा जाए कि आप सहाफ़ी हैं तो वो इस बात से भी बहुत खतराते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ अंजुम मीर हूँ। मगर हम जानते हैं कि इनका सहाफ़त से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। BBC से इनका ताल्लुक़ रहा। उस ज़माने में ये अदबी प्रोग्राम और इंटरव्यूज़ करते थे जब यहाँ लोगों को शायद ये भी नहीं पता था कि मुशायरा क्या होता है।
तो ये खैर ये इससे ये नहीं जाहिर होता कि ये बहुत बूढ़े आदमी हैं। तो यकीनन ये नौजवान हैं माशाअल्लाह, और सहाफ़त में इनका अपना नाम है, जंग से भी इनका ताल्लुक़ रहा है। और आज इस प्रोग्राम के पीछे इनकी भी इन्हीं की सोच थी कि डॉक्टर साहब और जो हमारे दूसरे अदब के हवाले से जो चमकते दमकते सितारे हैं उनसे इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया जाए। तो अंजुम मीर साहब भी आप देख तो नहीं पा रहे, मगर बहरहाल वो इसके पीछे मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे वो जो पहला सवाल है, आपने रुबाई से तारुफ तो करवा दिया, मगर मज़ीद इस पर रोशनी डालिए कि ये सफ़र कब आपका शुरू हुआ? हाँ, उसके बारे में बताइए। मैं जब हिंदुस्तान छोड़कर आया हूँ पाकिस्तान, तो और ये कब आया? ये 1949 में। अच्छा। हाँ, तब पाकिस्तान तो बना है 1947 में, लेकिन 1947 से 1949 तक हमारी रियासत आज़ाद थी। 1949 में हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया रियासत पर। तो एक दिन पहले उस कब्ज़े से एक दिन पहले, मेरे ख्याल में सितंबर का महीना था, मैंने अपने वालिद को मजबूर किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब तो मुझे, हालांकि मेरी उम्र कम थी, मजबूर कर रहे हो तुम तो जाओ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुम जा करो क्या वहाँ, और बिल्कुल हकीकत थी। खैर, तो उन्होंने कहा कि मैं ये करता हूँ, ये मेरे बड़े भाई जिनका भी इंतकाल हुआ है ना, उनका कि नसीर को भी तुम्हारे साथ में भेजता हूँ। तो हम दो भाई जो थे वहाँ से भोपाल से पाकिस्तान आ गए थे। कराची पहुँचे। मेरे मामू जो थे वो कराची एयरपोर्ट पर मुलाजिम थे, वो हमें लेने के लिए आए। हम कुछ दिन मामू के पास रहे एयरपोर्ट में। उसी दौरान में एक मुशायरा हुआ वहाँ पर एयरपोर्ट में, जिसकी सदारत जुल्फ़कार अली, ये जो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे ना, ज़ैड बुखारी, वो सदारत कर रहे थे उसकी, और मैंने कोई टूटी फूटी गज़ल वहाँ पढ़ी थी मुशायरे एयरपोर्ट के मुशायरे में। लेकिन वो मेरे अपने मामू की वजह से, क्योंकि जब मुशायरा रहा तो मामू ने जाकर किसी से कह दिया कि ये मुख्तार है, इसको भी पढ़वाओ, जो भी शायरी करता है। मेरा कोई इरादा नहीं था बस, लेकिन वो एक ऐसा सबक था जो मुझे मिलना चाहिए था और मिला। उसके बाद मैंने मुद्दतों किसी मुशायरे में नहीं पढ़ा। तो उसके बाद फिर आपकी ये जो किताब का जो आपका हवाला है, ये वहीं पाकिस्तान में छपी आपकी पहली किताब, या यूके आके छपी? यहाँ किताब तो यहीं आके छपी है, और वो भी मेरी अपनी कोशिश से या मर्ज़ी से नहीं छपी। हुआ ऐसा कि सबाहत वास्ती के जो वालिद थे प्रोफेसर शौकत वास्ती, उनसे यहाँ मुलाकात हुई ब्रैडफोर्ड में। तो वो बहुत अच्छे जज्बात रखते थे मेरे मुताल्लिक़, बड़ा, या शायद कुछ गलतफ़हमी भी थी उनको, लेकिन ये कि उन्होंने मुझको मजबूर किया, उनका किताब छपवाओ। तो ये पहली जो किताब है ये उन्होंने छापी, और उस पर कुछ गज़लों के अंग्रेज़ी तर्जुमे भी थे जो कि सही तरीके से नहीं छपे। और फिर उसके बाद अब ये किताब जो है, ये सबाहत वास्ती ने, पहली किताब उनके बाप ने छपवाई थी, ये सबाहत ने मुझको कहा कि अब आप छपवाएँ। तो डॉक्टर साहब, आपने ब्रैडफोर्ड का जिक्र किया और शौकत वास्ती साहब का जिक्र किया, इस तरह आपकी बहुत और भी लोगों से मुलाकातें यहाँ हुई होंगी। कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं और हमारे लिए भी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि हमें कई लोगों का नहीं मालूम, जो आपने यहाँ वक्त गुजारा, तकरीबन 45 साल हो चुके हैं आप इस यॉर्कशायर में। पहले कुछ वक्त आपने ब्रैडफोर्ड में गुजारा और अब आप रॉथरहम में। तो इस हवाले से ज़रा तारीख के कुछ औराक को पलटिए और हमें बताइए कि भाई कौन कौन लोग से यहाँ जो अदब की खिदमत करते रहे, जिनसे आपकी मुलाकातें होती रहीं। जी, ब्रैडफोर्ड आने से पहले मैं स्कारबरा में था, और वहाँ डॉक्टर मुस्तफ़ा करीम से मेरी मुलाकात हुई, जो कि शेर कहने की कोशिश करते थे, लेकिन वो शेर कह नहीं सकते थे, लेकिन वो नसर अच्छी खासी लिख लेते थे। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और नावल। तो वो मुझे पहली मरतबा ब्रैडफोर्ड लेके आए, उनकी किताब की रूनुमाई थी जो कि हज़रत शाह ने अरेंज की थी। तो इस तरीके से पहला मेरा जो ताल्लुक़ जो था वो पैदा हुआ ब्रैडफोर्ड से। फिर मैं 2 साल के लिए बाहर चला गया था। जब वहाँ से वापस आया तो 1984 में
मैं ब्रॉडफोर्ड मुस्तकिल तौर पे आया। लेकिन उससे पहले ऐसा हुआ कि मकसूद अलाई शेख साहब ने अल्लामा इकबाल यौम इकबाल मनाने की सिलसिले में एक जलसे का इंतज़ाम किया। तो उसमें हम आए। मैं उस वक्त इस कारोबार में ही था, मुस्तफ़ा करीम और मैं आए, और हम वहाँ पहुँचे तो कोई भी नहीं था, जलसगाह खाली पड़ी हुई थी। आज़ाद साहब आ गए, तो वहाँ पहली मरतबा आज़ाद साहब से मुलाकात हुई। ये कब का वाक़या है डॉक्टर? ये 80s अर्ली 80s? मेरा ख्याल में 82 का वाक़या होगा। ठीक। हाँ, उस ज़माने में आज़ाद साहब न्यू कासल में होते थे। हाँ वो सही सही। हाँ, वो तो वहाँ पर आज़ाद साहब से मुलाकात हुई मेरी, और कोई घंटे भर तक उनसे बड़ी गुफ्तगू रही। और मौजूद अल्लामा इकबाल ही थे। वहाँ आज़ाद साहब ने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगे कि अल्लामा इकबाल ने एक जगह ये लिखा है कि वक्त के बारे में हम लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है, और ये मुसलमानों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। वक्त क्या है और वक्त का जो फ़लसफ़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये अजीब व गरीब बात है अल्लामा ने कही। तो इससे पहले मैंने गौर नहीं किया था इस बात पर, हालांकि मैं तो उस वक्त से मैंने वक्त पर और वक्त के साथ साथ तख्लीक पर, क्योंकि तख्लीक का वक्त से बिल्कुल बहुत करीबी ताल्लुक़ है। अच्छा, ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले तक जितने बड़े बड़े साइंसदान हैं यहाँ पर, वो सब ये समझते थे कि वक्त जो है वो अज़ली अब्दी है, खुदा भी वक्त के अंदर है। हालांकि मुसलमान होने की हैसियत से हमें अच्छी तरीके से मालूम था कि वक्त भी मखलूक है और तख्लीक है खुदा की। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, यानी इतनी छोटी सी बात से। खैर, तो वहाँ मेरी जनाब आली पहले आज़ाद साहब से मुलाकात हुई, फिर कुछ देर के बाद हज़रत शाह और बेदी आए, वहाँ उनसे पहली मरतबा मुलाकात हुई। तो जब मैं ब्रैडफोर्ड आया 1984 में, मैं ब्रैडफोर्ड मुंतकिल हुआ था। सही। तो अब बाकी लोगों से मौत साहब से मुलाकात हुई, हाफिज़ जौहर से मुलाकात हुई, और आबिद वदूद, और उनमें से अब एक ही आदमी बाकी रह गया। मौत फराजी से तो खैर हो ही गई थी, हैं? बेदी साहब से और जावेद इकबाल सत्तार से मुलाकात हुई, इन लोगों से। तो और वो जो थे मास्टर तारिक नहीं, मास्टर तारिक के अलावा जो हारमोनियम बजा के गज़लें गाते हैं, बिल्कुल वो अच्छा नाम था उनका। तो गोया, हाँ बशीर जावेद या जावेद बशीर जो उनका नाम था। तो इन सब लोगों से मुलाकात हुई। ख़वातीन में उस वक्त कोई ऐसी, नजमा खान बाद में आई इधर से, मिसेस तलत जो थी, तलत क्या नाम था उनका, डॉक्टर नुसरत की बात कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने भी बाद में शादी की। सिकंदर सालिम। हाँ, सिकंदर सालिम जो है वो हाँ उसी ज़माने में थी, लेकिन वो शायद शायरी उस वक्त शुरू की थी गालिबन। नुसरत ने बाद में शुरू की थी शायरी। मेरी भी आपसे मुलाकात हुई है ना, जिस तरह कि उस ज़माने में बेदी के पास एक फ्लैट था, वो आपकी जो दुकान थी कैश एंड कैरी की, उसके बिल्कुल सामने। और मैं शाम को जब अस्पताल से वापस आता था तो उधर से ही मेरा गुजर होता था। तो मैं शाम को जाके मैं वहाँ बैठ जाता, लोग आते थे। और तो वहाँ पर असलम अदीब से मेरी मुलाकात हुई। वो पीएचडी कर रहा था यहाँ, और पीएचडी करके फिर वो चला गया। उसके बाद और ऐसा नाम जो हम भूल रहे हैं और जिसका वैसे ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रैडफोर्ड में जो अदबी माहौल था उस वक्त, बहुत उम्दा अदबी माहौल कहना चाहिए, और उसकी तमाम तर खूबी जो थी वो मौज फराजी के सर पे जाती है। उन्होंने लोगों में अदबी ज़ौक़ पैदा किया और मुशायरे कर शुरू किए, और बेशुमार लोगों को उन्होंने शायर बनाया। हाँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब भी उन्हें बुलाया करते थे तो ज़ाहिर है ये जो एक तकरीबन रिवायत है कि
कि सदर कौन होगा और मेहमान खुसूसी कौन होगा, और ये जो ज़हनी उलझनें होती हैं बाज़ औक़ात लोगों में। मैंने जब भी उनको लीड्स बुलाया, कभी उन्होंने इस बात का तकाजा नहीं किया और न ही ये पूछा। तो वो मैंने भी कभी किसी से नहीं आपकी पूछा तो और बात तकाजा है। नहीं किया, बिल्कुल जिस तरह उनकी जी, बात जी, जी, है। बिल्कुल। जल्दी से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक नाम और शायद हम भूल गए, बूटा राजेश साहब। बूटा राजेश का नाम मैं भूला नहीं। मैं कहना चाहता था कि वो जिस मजलिस में हम बैठते थे बेदी के यहाँ, उसमें मुस्तकिल बैठने वालों में बूटा राजेश भी थे, जी, और वो भी शायरी करते थे। एक और बात शुरू हुई, यानी उससे पहले पंजाबी और उर्दू में कोई झगड़ा नहीं था ब्रैडफोर्ड में। फिर ब्रैडफोर्ड में पंजाबी वो बनाई गई अंजुमन, और उन्होंने अच्छा काम। देखिए, उर्दू के जो मुशायरे होते थे उस पर कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी से ये कहा गया हो कि आप नहीं पढ़ सकते इसलिए कि आप उर्दू में नहीं पढ़ रहे, है ना। पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में सब, और अंग्रेज़ी में, जिसको जो जिस ज़बान में भी वो पढ़ना चाहे पढ़ते थे। तो हमारे यहाँ ये उर्दू के मुशायरों में उन्होंने न सिर्फ ये कि अंजुमन बना के, पहली बात तो उन्होंने ये की कि वो गए काउंसिल में और लाइब्रेरी में कि हमें फंड्स चाहिए, और वहाँ उन्होंने कहा कि आप उर्दू के मुशायरों के लिए, हालांकि वो लाइब्रेरी ने कभी नहीं दिए पैसे उर्दू वालों को। तो इस तरीके की एक किस्म की वो पैदा हो गई, जिसकी वजह से कि काफ़ी क्या कहना चाहिए, आपकी शायरी में रोमानियत जो तस्नीम ने कहा वो कब से आई? और एक बात मेरे जहन में बहुत अहम है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने जब शादी का इरादा किया तो आपने यहाँ की एक खातून जो गोरी, हमारे लफ्ज़ों में कहा जाता है, इंग्लिश वुमन से शादी की। उस हवाले से हमें बताइए कि उसका आपकी अदबी ज़िंदगी पे, आपके तख़य्युल पे, आपके अदब पे क्या असरात मुरतब हुए? इस हवाले से अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन ये कि सुनने वालों को अच्छा लगेगा। हाँ, वो पहला आपका इससे पहले वाला क्या सवाल था? रोमानवियत की बात। हाँ, रोमानवियत वाली। कनेक्शन बनाया। अच्छा, देखिए, रोमानवियत की मेरी शायरी में मेरा ख्याल ये है कि रोमानवियत बहुत कम है मौजूदा शायरी में, लेकिन पिछली वाली। हाँ, अच्छा, ऐसा था कि जब मैं हैदराबाद में था तो उस ज़माने में वहाँ एक अदबी, काफ़ी अदबी माहौल था। हैदराबाद कौन सा? हैदराबाद सिंध में, और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की हर महीने कॉन्फ्रेंस होती थी, तो मैं उसमें शामिल हुआ करता था। उसी ज़माने में अख्तर शिरानी की किताब जो है वो आई थी, अख्तरिस्तान, और वो अख्तरिस्तान जब मैंने पढ़ी तो क्या गज़ब की शायरी है, ऐसी यानी कहना चाहिए मस्त कर देने वाली, बिल्कुल। और तो वो मुझ पर तारी हो गई। तो उस सिलसिले में अलबत्ता मैंने उनकी नकल में कुछ नज़में कही थी फ़र्ज़ी महबूबाओं के नाम से। अब मुझे पता नहीं कि उनकी जो महबूबाएँ थीं वो असली थीं या फ़र्ज़ी थीं, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरा जो दूसरा कदम था वो इक़बाल, अल्लामा इक़बाल, और वो ये कि गर्मियों के मौसम में वहाँ गर्मी बहुत शदीद पड़ती है, तो अच्छा खासा लंबा कैलूला लोग करते हैं, नहीं दोपहर के वक्त वो खाना वाना खा के सब सो जाते हैं। तो मैं उस वक्त अपने कमरे में बंद होकर और अल्लामा इक़बाल की बाग़ ज़रा पढ़ता था, ज़ोर ज़ोर से और गा गा के पढ़ा करता था। उसका बड़ा, यानी कहना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह मुझे मुतासिर किया इक़बाल ने, वो अख्तर शिरानी से भी आगे की बात है। बात ये थी कि वारदात क़ल्बी के हवाले से बात हो हाँ, रही थी, वारदात के बगैर तो शायद की शायरी में रोमानियत आना ज़रा मुश्किल ही है, और उसी हवाले से फिर हमने बात की मेरा ख्याल में लाइफ पार्टनर के बारे में। मेरा ख्याल ये है कि रोमानियत जाओ शादी के बाद खुद ब खुद मध्यम हो जाती है, जन्नत नसीब हो जाती है। नहीं, लेकिन आपने हमें इस बात का जवाब दिया। अच्छा, हाँ, वो अब ये कह लीजिए आप, पार्टनर के हवाले से। वो ये कह लीजिए कि इंग्लिस्तान आने से पहले जी, मैं लीबिया में था, और लीबिया में 1968 में मैं जब छुट्टी पर पाकिस्तान गया, जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी बीवी और कुछ और अंग्रेज़ नर्सें अब मैंने देखी वहाँ अस्पताल में,
बहुत मुश्किल है वो। तो उनमें से एक ये भी थी, और मतलब उनमें से एक ये हाँ, उनमें से एक तो ये भी कई थी। थी? बहुत सी नर्सें थीं, बहुत सी नर्सें थीं। उनमें से एक हमारे दोस्त थे डॉक्टर गुलाम अहमद, उन्होंने एक लड़की से शादी की, अंग्रेज़ थी। और ये थी कि इन्होंने मुझसे शादी की, जी, यानी आपने इनसे शादी की, इन्होंने मुझसे शादी की। उन्होंने आप हाँ। बच रहे आप? है। अब ये अजीब बात है कि जितनी नाकदरी पाकिस्तान में मेरी थी, उससे ज़्यादा कदर व कीमत यहाँ आके मालूम हुई। यहाँ आके नहीं, बल्कि जब मैंने लीबिया में था, मैंने टूर लगाया उसका, यूरोप का, तमाम यूरोप का, तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी है, बस ये समझ लीजिए। मतलब अब मैं ये नहीं समझ पा रही कि अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी, किस हवाले से आप बात ये हर- बीच में छोड़ रहे हैं आप? हर 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 हवाले से। मतलब अल्लाह ने आपको के ऊपर बड़ा करम किया, बड़ा रहम हाँ, हर किया। लिहाज से, हर लिहाज से मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में। वरना ये कि ऐसा, देखिए, ज़िंदगी और मौत पर किसी का इख्तियार नहीं है। ख़ास तरीके से पैदाइश पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। मौत पर तो कुछ लोग इख्तियार हासिल कर लेते हैं और वक्त से पहले चले जाते हैं, लेकिन पैदाइश जो है वो कतई तौर पर किसी के हाथ में नहीं होती। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि खुशकिस्मती मेरी कह लीजिए, या नसीब इसी को कहते हैं कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ कि जो था तो मुतवस्सित, लेकिन बहुत तालीम याफ्ता था। और हालांकि मेरे वालिद शायर नहीं थे, लेकिन शेर फहम थे। उन्होंने मुझको शेर फहमी सिखाई, और उसको वो भी छोटा सा वाक़या है, मैं आपको सुना दूँगा। लेकिन ये मेरी अदब से जो दिलचस्पी पैदा हुई, आपने जो सवाल किया था शुरू में कब से, वो मेरी मरहूमा बहन जो मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी, उनकी देन है ये। और उन्होंने मुझको बचपन में लड़ाई का ज़माना था, तो वो जोश की इनकलाबी नज़में किस ज़बान से कह रहे हो आज तुम सौदागर हो वाली, और अल्लामा इकबाल की नज़में, अंग्रेज़ी की छोटी छोटी नज़में भी बिल्कुल वो उन्होंने मुझको याद करा दी थी। तो इस तरीके से यानी मेरा शेरी ज़ौक़ जो है ना, वो उनकी वजह से पैदा हुआ था। फिर बात हालात, रोमानियत की हो रही है। हाँ, रोमानियत की बात हो रही है, बता रहा हूँ मैं आपको। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो मैं अपने घर वालों को छोड़ के अकेला आ गया था यहाँ पर। तो यहाँ आके मुझे मालूम हुआ कि लोग जो हैं वो रोमानियत भी कोई चीज़ होती है। तो आ गया जो आपको भी पसंद। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में मेरा ख़ानदान जो था वो बहुत, मेरी माँ का ख़ानदान, जी, मेरी वालिद की तरफ से तो बहुत बड़ा ख़ानदान था, लेकिन मेरी माँ का ख़ानदान जो था वो बहुत छोटा था। और मेरी माँ ये चाहती थी कि वो उनकी एक भांजी या भतीजी थी, उससे मैं शादी कर लूँ। बहुत अच्छी एमए उसने उर्दू किया हुआ था, खूबसूरत थी, गोरी चट्टी थी, लेकिन मोटी थी। और मैं बहुत दुबला था, तो मैं वहाँ से भाग के लिबिया आ गया। नहीं, सही। लिबिया आने के बाद मेरे ख्याल में 2-3 महीने शायद गुजरे होंगे कि मैंने घर तार भेजा। मैंने कहा कि अच्छा, मैं राज़ी हूँ। उसका नाम कुदसिया था। कुदसिया से शादी पर राज़ी हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने के दूसरे दिन शादी उसकी हो गई थी। कोई और इंतजार में बैठा था मुझसे के, इसका मतलब। हाँ, यकीनन ऐसा होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब आप क्यों, अब ये ज़माना गुजर असल गया। में यही तो बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं और लोग जानना चाहते हैं। आपको पता नहीं कि इसमें लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो दिलचस्पी रखते हैं हमारी ज़ाती ज़िंदगी में। देखिए, शायरी जो है वो बगैर आशिक हुए नहीं हो सकती। शुरू में आशिक होना पड़ता है, चाहे बेशक, चाहे आप बेशक किसी ख़याली पैकर के पर क्यों ना आशिक हो जाएं, तो वो सब होते हैं। तो आप वाकई किसी पे आशिक हुए थे? नहीं, इस तरह नहीं। असल में यही तो मैंने आपसे कहा था कि बड़ा खुश नसीब हूँ। लड़कियाँ जो थीं, मैं तो ये समझता था कि मुझे कौन पूछेगा, लेकिन लड़कियों ने मुझे बहुत पूछा। यहाँ की शादी के बाद असल बात यह है कि मेरी बीवी ने मुझको
बेहतर मौक़े दिए। अगर मैं किसी पाकिस्तानी से मेरी शादी होती ना तो मुझको इतना मौका नहीं मिलता सोचने का, लिखने का, पढ़ने का, इसलिए मुझे उसमें कोई दखलंदाजी नहीं की और बिल्कुल मुझको बेनियाज कर दिया तमाम और चीज़ों से। तो हाँ हाँ, बहुत उसका ये मतलब खुशनसीबी है ये। और अजीब बात है, जब पाकिस्तान से मैं चला था तो मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। असल में हो चलिए एक ऐसा है कि बचपन में चूँकि मेरा रंग ज़रा काला है, सांवला से ज़्यादा ही है कहना चाहिए, तो सब लोग मुझे छेड़ा करते थे और मैं गुस्से में आके कहा करता था कि देखो तुम्हें दिखाऊंगा, मैं इंग्लिस्तान जाऊंगा और गोरी लड़की की शादी अल्लाह ने सुन लिया। तो बगैर इंग्लिस्तान आए उससे शादी हो गई मेरी। क्या कर सकता हूँ। लीबिया में शादी। हाँ, लीबिया में शादी हुई थी। बस इसको कहते हैं कि जबान से बंदा कभी कभी कुछ निकाले तो वो कबूलियत का होता है। लेकिन आपने कहा मस्बत असरात हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है और सुनकर खुशी हुई, क्योंकि ये एक तरह का एक अच्छा पैगाम ये जा रहा है पब्लिक को कि हम ये समझते हैं कभी कभी कि हमारे साथ जो पार्टनर्स हैं, हमारे मियाँ या बीवी, वो अगर उर्दू के हवाले से उर्दू अदब से मतलब मुंसलिक हों या उनके साथ बातचीत हो सकती हो तो उनके साथ ज़्यादा इंसान को मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आपने कहा कि अगर आप किसी उर्दू स्पीकर के साथ भी होते तो आपको इतना मौका नहीं मिलता। हाँ। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अभी हम जैसे बात कर रहे थे यहाँ के हवाले से, तो ख़वातीन का किरदार उस ज़माने तक अदबी हलकों में नहीं था आपने कहा, तो कौन पहली खातून आपके जहन में आती हैं जो 90s में इस हल्के में शामिल हुई? अच्छा, इंग्लैंड में वैसे लंदन में उस ज़ोहरा निगाह वगैरह थी उस वक्त तक, तो जो कि मुस्तनद शायरा थी और साहब गज़लबाज थी मेरे ख़्याल में। हाँ, तो लंदन में मेरे ख़्याल में कुछ ख़वातीन थी, लेकिन यहाँ ब्रैडफोर्ड में नूरजहां नूरी थी। यॉर्कशायर में पहली खातून कौन आपके जहन में आती है जो उस ज़माने में नमूदार हुई? उस वक्त यही नाम थे, सिकंदर सालिम, फिर उनके बाद नुज़हात, नजमा खान, और नजमा की बहन भी थी। नजमा की बहन थी, हाँ, सिद्दीकी उनका नाम था। अच्छा शेर कहती वो नजमा से उस वक्त अच्छा शेर, नजमा के अच्छा मुकाबले शेर कहती थी, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। वो सिद्दीकी थी, उनके शोहर का नाम सिद्दीकी था गालिब। वो आजकल वहाँ है अपना लंदन में। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर 2000 से तो फिर हम देखते हैं कि आना जाना ज़्यादा ख़वातीन का शुरू हुआ। नहीं, मैं तो अब ये 2000 के 93, बाद आई थी। ये बता रहे हैं 93 में ये आ गई थी तस्नीम, जी, बिल्कुल नौखेज़ थी उस वक्त। ये तो अभी भी नौखेज़ हैं। और ये आती थी मुशायरे में, इनके साथ और ससुर भी इनके साथ होते थे, इनको कभी अकेला नहीं आने दिया उन्होंने। तो मैंने कहा कि ये बड़ी कीमती है कोई चीज़, इस कदर इनकी निगहदाश्त की जाती है। हाँ। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जो अस्र हाजिर के शोरा हैं, जो अब नए कहने वाले हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनकी शायरी में फिक्र भी हो, गहराई भी हो, गहराई भी हो, जिद्दत भी हो, नुसरत भी हो, तो ऐसी क्या कुछ ऐसा मशवरा आप देना चाहेंगे? अब फ़िक्र हर कस्बा कदर हिम्मत उस वाली बात है ये, इसलिए कि ऐसा मशवरा, ज़ाहिर है कि अव्वल तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ किसी को कोई मशवरा दूँ, लेकिन ये कि अगर आप पूछते हैं, ये चीज़ जो है ये बुनियादी तौर पर आपका जो शऊर है वो तख्लीक का वो मंबा होता है और वही आपको तख्लीक कार बनाता है। तो किसी के कहने सुनने से ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं लोगों से मिलकर, उनसे बातें पूछकर वगैरह वगैरह, लेकिन आप अपने तर्ज़ में जो है वो तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। और तर्ज़ जो है वो तर्ज़ फ़िक्र पर मुनहसर है। शायरी के लिए दो चीज़ें जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इल्म से मुराद मेरी है कि ये मुतालिया जो है ना, और दूसरा उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो मुशाहिदा है। क़ुव्वत मुशाहिदा अगर आपकी कमज़ोर है तो आप अच्छे शेर और गहरे शेर आप नहीं कह सकते। फिर एक तीसरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं दर्द दिल। दर्द दिल जो है वो शायर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा एक शेर है कि मैं इंसान हूँ धड़कता है मेरे दिल में गमे आदम। क्या मैं इंसान हूँ
धड़कता है मेरे दिल में गमे आदम, मगर इस बार पतझड़ में गमे अशजार लिखा है। क्या बात है। ये शेर कहने के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया ना कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन शेर के लिए भी कुछ लवाजमात होते हैं ज़रूरी। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो इबलाग है। अगर आप शेर कहें और वो किसी की समझ में ना आए या आम लोग जो हैं वो उसको बिल्कुल कतई तौर पर नज़रअंदाज कर दें तो बेकार है वो शेर, चाहे कितनी अच्छा क्यों ना हो। इस ज़माने में और उसका दारोमदार जो है वो बेशतर ज़बान के ऊपर ही होता है। इस ज़माने में हमारी ज़बान जो है ख़ास तरीके से उर्दू ज़बान जो है वो एक क्राइसिस से गुज़र रही है और बड़ा यानी उर्दू पे बड़ा जुल्म हुआ है। पिछली सदी में कहना चाहिए कि 20 की दिहाई से 1920 की जब से गांधी जी आए हिंदुस्तान वापस इंग्लिस्तान से, उस वक्त से उर्दू के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम चली हिंदुस्तान में और गांधी जी ने हालांकि मौलवी अब्दुल हक और डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी से ये वादा कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज़ादी के बाद हिंदी और उर्दू दोनों कौमी ज़बानें रहेंगी और असल में उसको हम उस वक्त जो है वो हिंदी नहीं कहेंगे ना उर्दू कहेंगे, हिंदुस्तानी कहेंगे। तो उन्होंने कहा, मान लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि दोनों ज़बानें जो हैं वो अपने अपने रस्म ख़त में लिखी जाएंगी। हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाएगी और ये जो है हमारा जो रस्म ख़त है उसमें लिखी जाएगी। लेकिन वो गांधी जी ये बिल्कुल पक्का वादा करके गए वापस और उनके जो आसपास के जो बड़े बड़े पंडित लोग थे उन्होंने उनसे कहा कि ये तो नहीं हम कबूल करते, ये तो अगर उर्दू रही तो हिंदी तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि नेचुरली लोग उर्दू की तरफ माइल थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और उस वक्त भी हिंदुस्तान के उन इलाक़ों में कि जहाँ पर उर्दू मकामी ज़बान नहीं थी, लोग अपनी ज़बान के अलावा उर्दू ही बोलते थे, हिंदी कोई नहीं बोलता था। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उर्दू को तस्लीम नहीं करते। तो वो बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया। और अगर उस वक्त गांधी जी तस्लीम कर लेते कि नहीं उर्दू को ये पोजीशन मिल ली तो पाकिस्तान ना बनता। पाकिस्तान बनने की एक बड़ी वजह जो है वो ये भी है, और भी वजूहात हैं। खैर डॉक्टर साहब, इसी से मुंसलिक एक सवाल कि बल्कि दो सवाल है, उसके दो हिस्से में कर दूँ जी। एक तो आपने कहा कि जो उर्दू का मुस्तकबिल है वो बहुत इस वक्त तारीख नज़र आ रहा है। नहीं, मुस्तकबिल के बारे में मैंने बात नहीं की, मैंने कहा मौजूदा हालात जो हैं उनके बारे में बात की। वो मुनासिब नहीं है। हाँ, मुनासिब नहीं है। उर्दू दुश्मनी जो है वो खुला हो रही है हिंदुस्तान में, तो जानबूझ के यानी ज़बरदस्ती उर्दू को ख़त्म किया गया है ना। नहीं, मगर डॉक्टर साहब हम जो पाकिस्तान के अंदर उसके साथ हशर कर रहे हैं, हाँ, और पाकिस्तान में वहाँ तो रस्मुल ख़त को छोड़ें आप, वो उर्दू को भी रोमन इंग्लिश में लिखा जा रहा है। हाँ, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त उर्दू जो है बहुत एक ज़बरदस्त बहरान से गुजर रही है। क्राइसिस में का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, वो इसीलिए था कि न तो हालांकि पाकिस्तान में तमाम एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक ज़माने में बलूचिस्तान में एक जगह है मछ, वहाँ जेल है बहुत बड़ी, उस जेल में मुलाजिम था मैं। और उस जेल के बाहर भी एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी जो वो भी मेरे पास थी। तो और उस डिस्पेंसरी में छोटी सी आबादी थी मसीमा, वहाँ पर एक पठान ख़ानदान था, 2 बच्चे और मियाँ बीवी, और मेरे घर के करीब ही रहते थे। और बच्चा जो था उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, बड़े खूबसूरत लोग थे। ख़ास तरीके से बच्चे जो थे ना, उनके दोनों बच्चे मालूम होता था कि अपने हाथ से बनाए हैं अल्लाह ने। और उनका लड़का जो था वो शायद 8-10 साल का था, तो वो आते रहते थे मेरे पास। एक दिन उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ यही बोलता हूँ। कहने लगे नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये ज़ुबान तो सब बोलते हैं लेकिन उनकी अपनी ज़ुबान भी होती है कोई है। नहीं, उसके सवाल के अंदर देखिए क्या चीज़ पोशीदा है। और दूसरी बात सुनिए आप, उसी मस की बात है ये भी, और ये मेरे ख्याल में 1951 या 52 की बात है, बहुत ज़माना हो गया। पाकिस्तान बने हुए 3-4 साल हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए। तो मैं कोयटा जाने के लिए ट्रेन के इंतज़ार में स्टेशन पर बैठा हुआ था, अभी तक गाड़ी आने में कुछ वक्त बाकी था। और जिस बेंच पे मैं बैठा था प्लेटफार्म पर, उसके करीब घड़ोंची जानते हैं क्या होता है?
वो हाँ जो मटके जिस पे रखे जाते हैं वो थी, और उसमें पानी का मटका रखा हुआ था। अब एक सिल्वर का गिलास। हाँ अच्छा, और डोंगा होता था, वो डोंगा भी आपने शायद भूल गए होंगे। नहीं, डोंगा। उसमें पानी पीने का मजा अपना था। अच्छा नहीं, उससे पानी निकालते थे। अच्छा, पानी निकालते थे और पीते भी थे लोग, कुछ लोग पी भी जाते। तो एक आदमी आया, एक शख्स आया कि जिसने बहुत मोटे खादी के कपड़े पहने हुए थे, यानी उनका रंग भी तब्दील हो गया था, मिडिल एजड आदमी। अच्छा देखा उसको तो अगर आपके जहन में हरकुलिस की तस्वीर है ना, तो वो मुकम्मल हरकुलिस था। पहाड़ से उतर के कहीं से आया था, वो गडरिया था। अब उसने आके जनाब अली उसको देखा, वो प्लेटफार्म पे कोई और नहीं था, मैं था। उसने कहा कि ये हिंदू पानी है या मुसलमान पानी है, ये पूछा उसने मुझसे। तो मैंने कहा कि खो ये पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा आया, इसको ये नहीं पता कि हिंदू पानी यहाँ से कब का चला गया। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, अब हिंदू पानी मुसलमान पानी में कोई फ़र्क नहीं है, मुसलमान पानी है, पी लो तुम। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि नहीं बताओ मुझको। मैंने कहा कि मुसलमान पानी है। अच्छा, तो फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, तनख्वाह तुम्हें कितनी मिलती है, ये वो। तो इससे अच्छा अब मैंने देखा कि ये शख्स जिसको ये नहीं मालूम है कि ये पानी हिंदू है मुसलमान है, उर्दू बोल रहा है, पहाड़ों में रहने वाला, टूटी फूटी उर्दू थी लेकिन उर्दू बोल रहा था। अब जनाब अली अगर आप जाएं वहाँ पर तो आपसे उस इलाके के लोग जो हैं वो उर्दू नहीं बोलेंगे। उर्दू तो राब्ते की ज़बान थी ना। अब भी है। अब भी अब फिर भी जरा किसी भी पता नहीं, डॉक्टर साहब जिस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं हाँ, कि ये जबरदस्ती ये चीजें खत्म की गई हैं। ये एक बाकायदा स्कीम के तहत, और उसके अंदर हम लोग पाकिस्तान में जो हमारे जो वो लोग हैं जिनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, वो लोग इसमें शरीक हैं। मेरे ख्याल में इसकी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उन्हें इलाकाई हुदूद में भी कैद करने की कोशिश की गई है। इस वजह से किसने की है? क्योंकि हमने नाम ही उन्हें इलाकाई ज़ुबानें दे दी, हालांकि मेरे ख्याल में चाहे पंजाबी मुस्लिम जो भी पादरी ज़ुबान हो उसको देखिए असल बात यह है कि जब ये छोटी छोटी बातें जो है ना, जैसी बाहर से नज़र आती हैं ऐसी हैं नहीं, और हर चीज़ की वजूहात होती हैं। अब जैसे कि इस वक्त चलिए हम पंजाब की बात करते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब ने उर्दू की जो खिदमत की है वो मेरे ख़्याल में शायद ही हिंदुस्तान के किसी इलाके में हुई हो, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब में पंजाबी ज़बान को भी निगलेक्ट किया गया, कह लीजिए आप। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि निगलेक्ट किया गया, पंजाबी ज़बान की हैसियत जो थी उस्मानवी ज़बान की हो गई। सवाल ये पैदा होता, और अब ये कहते हैं कि नहीं जी हम पंजाबी ज़बान को आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैंने आपसे कहा था कि ब्रैडफोर्ड में जब ये पंजाबी अंजुमन बनी है तो उन्होंने जाके यही क्लेम किया था। इत्तेफाक से मैं मौजूद था उस वक्त लाइब्रेरी में जब वो लोग, नज़ीर आजिज़ और एक दो आदमी उनके साथ और थे, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। हालांकि किसी ने अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या हुआ है पंजाब में, क्या हुआ है। बाकी जगहों की बातें मैं आपको दोबारा और बताऊँगा। जब अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता वो मुसल्लत हो गए और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कायम किया, तो उन्होंने कुछ शराइत आयद की चीज़ों पर। मतलब ये कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़बानें आना चाहिए, ठीक है। हत्ता कि यहाँ से जो अंग्रेज़ अफसर जाया करते थे इंग्लिस्तान से, वो यहाँ से भी उर्दू या कोई और दूसरी मकामी ज़ुबान जिनको वो इंतखाब करते थे वो पढ़ के जाते थे ताकि वहाँ पर वो अपना काम कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह शुरू हुई, और पब्लिक सर्विस कमीशन में हिंदुस्तान के लोग जो थे वो ज़्यादा आने लगे। वजह उसकी क्या थी? उर्दू ज़ुबान, क्योंकि उर्दू लिंग्वा फ्रैंका थी पूरे हिंदुस्तान की। तो जिस शख्स को उर्दू आती थी वो ऑटोमेटिकली वो शर्त पूरी करता था। पंजाब वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने उर्दू को इख्तियार किया। उर्दू इख्तियार करने के बाद देखते ही देखते पब्लिक सर्विस में पंजाब छा गया। अब ये भूल जाते हैं ये लोग कि इन्होंने क्यों ऐसा किया और उसका क्या फ़ायदा हुआ, कोई मेंशन नहीं करता उसको। अब वो सब कहते हैं नहीं जी उर्दू ने दुश्मनी की है हमारा। भाई पंजाब वालों ने तो उर्दू को खुद बुलाया है, उर्दू वहाँ पर। और उसमें एक बात और हुई, वो ये कि एक बहुत ही कमीना अंग्रेज़ था, देखो आप उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, वुल्सलेनी,
जो ऐसे होते हैं मेका कुछ ऐसे ना, खैर वो यूपी का गवर्नर था, उसने हुक्म जारी कर दिया कि आज से उर्दू ज़ुबान खारिज है, कोई सरकारी काम उर्दू में नहीं होगा। हत्ता के स्कूलों से भी उर्दू निकाल दी गई। उस वक्त पंजाब में कर्नल हालराइट के नाम से एक शख्स था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। उसने कहा कि ये आप बेवकूफ़ आदमी है, इसको मालूम नहीं है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो क्या है। और इसने बड़े बड़े मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली और पंजाब के जो कुछ उलमा थे वो उन सबको जमा करके और एक वो बनाया, बहुत बड़ी मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि हम उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन लेंगे। और उस वक्त से पंजाब में उर्दू की तरवीज उसने शुरू की। और ये जो उर्दू की दरसगाह बनी यूनिवर्सिटी में, जैसे अदीब फाजिल वगैरह के इम्तहानात जो होते हैं ना, वो जिसकी सर सैयद ने मुखालफत की थी, वो उसके लिए कि वो कहते थे कि अब लोगों को उर्दू में तालीम दोगे, वो उर्दू में तालीम दोगे तो ये पीछे रह जाएंगे, इसलिए वो कहते थे कि नहीं अंग्रेज़ी होनी चाहिए। उनकी भी बात सही थी, लेकिन ये कि उसके बाद से सब यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा ये जो सैयद वाली बात है, उनकी खिदमत अपनी जगह, मगर अगर आप इसका दूसरा रुख देखें तो अगर आप उर्दू को काट दें, मतलब इस हवाले से कि उर्दू आपकी ज़ुबान न रहे, तो एक तो ये कि जो भी आपका तारीख़ का जितना हिस्सा है उससे जो आपकी आने वाली नस्ल है वो तो बिल्कुल उससे तो कुछ पता नहीं होता कि भाई ये क्या हुआ है। आपका पूरा एक तारीख़ का हिस्सा जो है वो गायब हो जाता है। फिर दूसरा ये कि आपका जो इस्लाम के मुताल्लिक जितना लिटरेचर मौजूद है, जितने हवाले मौजूद हैं, वो ज़ाहिर है कुरान अरबी के बाद उर्दू में, तो ये दोनों चीज़ें तो आप सिरे से आप गायब हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा आप यकीन करें, अगर आप जाएं पाकिस्तान में इस वक्त किसी नौजवान नस्ल के किसी भी, बल्कि नुमाइंदा शायर को भी पूछ लें या किसी ऐसे आदमी को पूछ लें जो थोड़ी बहुत उर्दू में दिलचस्पी रखता हो कि भाई तारीख़ पाकिस्तान के मुतालिक ज़रा कुछ बताओ, तो वो ज़ीरो हैं, सिफर हैं वो लोग। हाँ हाँ, उसकी वजह उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है तुर्की जी। कि तुर्की में जब मुस्तफ़ा कमाल ने रस्मुल ख़त बदला, ज़ुबान भी नहीं बदली, रस्मुल ख़त बदला, तो 2 जनरेशन के बाद वहाँ के आदमी जो है वो बिल्कुल भूल गए को कौन है, क्या है, कुछ नहीं है। और मेरे साथ ये अजीब वाक़या हुआ, 1968 की बात है ये। मैं पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान जाते हुए हम 2-3 दोस्त थे, वो तुर्की से बाई रोड जा रहे थे। तुर्की से जब गुज़र रहे थे तो इस्तांबुल में तोप कापी का जो उनका पुराना महल था वो म्यूज़ियम है, और उसका जो गेट है उसको तोप कापी कहते हैं, यानी कापी के माने दरवाजे के हैं, और तोप जो है वो तोप है गन वाला। उसके ऊपर फ़ारसी में अशार लिखे हुए थे और तारीख़ें में लिखी हुई थी कि किसने बनाया, कब बनाया, कब बनाया। और एक जब मैं गफ़ीर था, बहुत ज़्यादातर लोग तुर्क थे, नौजवान तुर्क हमारे आसपास। तो मेरे साथ जो डॉक्टर थे, मेरे दोस्त जो थे, उनके साथ मैं वो पढ़ रहा था, तो वो सब लोग मेरा मुंह देख रहे थे कि ये कुछ तुर्क है कि ये पढ़ रहा है, इनको पता नहीं क्या, कहाँ से ये कैसे पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ सकते थे। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात के ऊपर कि मैं वो कतबा जो है वो पढ़ रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है। तो नतीजा ये कि इस वक्त अभी तक आम तुर्क जो हैं वो उनको मुस्तफ़ा कमाल के से पहले की जो तारीख़ है उसको कोई पता नहीं। और यही हाल हमारे मुल्क का इस वक्त कि हमें अपनी तारीख़ का पता नहीं। हाँ, तो जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाए उसमें फिर क्या रह जाता है। एक चीज़ आप उसके बाद हम समय की तरफ चलते हैं, सवाल करना है। ये कहा जाता है कि बरतानिया उर्दू के हवाले से एक तीसरा बड़ा मरकज़ है। दिल खुश करने की बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो लोग काम करते रहे हैं ज़बान के हवाले से, अदब के हवाले से, तो वो क्या होता रहा है, उसका कोई contribution हाँ है हाँ अपने हाँ उर्दू ज़बान हाँ की तरवीज में? हाँ, देखिए इंग्लिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा काम जो है वो फ्रांस में हुआ है उर्दू पर, और क्योंकि उनका कोई गरज नहीं थी। यहाँ पर तो ये गरज थी ना इनकी, उस गरज की वजह से ये अपने आदमियों को उर्दू सिखाते थे ताकि वो हमारे ऊपर जाके हुकूमत कर सकें, और कोई मकसद नहीं था इनका। लेकिन ऐसा हुआ है कि जब ये लोग यहाँ से वहाँ गए हैं
तो इन्होंने मसलन ये कि हमारे यहाँ उस वक्त तक ग्रामर का रिवाज नहीं था, और थी भी तो अरबी की ग्रामर थी, अरबी की ग्रामर से काम चलता है, उर्दू की ग्रामर नहीं थी, या किसी और ज़बान की ग्रामर नहीं थी। इन लोगों ने आके ग्रामर लिखी। इसी तरीके से एक वो है कि जब मेरे ख्याल में शायद अकबर का या जहांगीर का ज़माना था कि जब छापा खाना जो है वो शुरू हुआ, ईजाद तो खैर वो चीन में हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर हॉलैंड में एक जगह है, उसका इस वक्त मेरे ध्यान से नाम निकल रहा है, जहाँ पर कि पहली उन्होंने छापे खाने की मशीन लगाई और किताबें छापनी शुरू की। तो उस वक्त हिंदुस्तान में किसी शख्स ने उनसे सवाल किया बादशाह से कि छापे खाना हमको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया शेखुल इस्लाम साहब किसे, कि आप इनसे पीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बड़ा नुकसान होगा, हमारे जो कातिब हैं ये क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। उनको ये ख़तरा था कि जब किताबें, अभी तो हर किताब जो है वो हाथ से लिखी जा रही है, उस वक्त एक किताब हाथ से लिखेगा कातिब और वो सारी हज़ारों किताबें छप जाएंगी। उन्होंने नहीं लगने दिया छापा खान। बात असल में जो है वो ये है कि जानबूझकर गवर्नमेंट, हमारी यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि तकसीम के बाद हिंदुस्तान ने उर्दू को खैरबाद कर दिया, तो जो उर्दू का सबसे बड़ा मरकज़ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बाहर वो BBC था। BBC ने जब ये देखा कि अब उर्दू जो है वो ख़त्म हो गई, उनका इंटरेस्ट हिंदुस्तान में, पाकिस्तान नहीं है, तो उन्होंने अपनी जितनी उर्दू की नशरियात थी वो काटते 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 उर्दू को बिल्कुल निकाल दिया। एक वक्त में पूरी BBC में हिंदी का एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ करता था, बाकी सब प्रोग्राम उर्दू में होते थे। तो उस वक्त तक, और ये जो आप जिन लोगों का नाम लेते हैं, रज़ा अली आब्दी, मोहिउद्दीन और ये पता नहीं कितने, और हत्ता के हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लोग जो थे, ज़ुल्फ़िकार बुखारी शायद खुद नहीं थे, लेकिन उनके बाद के जितने रेडियो के लोग थे वो सब यहाँ पर काम कर चुके थे। तो उस वक्त ये ठीक है, मालूम ऐसे ही होता था कि ये है उर्दू का, लेकिन इन्होंने जो का वो था स्वास जिसे कहते हैं, साउथ ईस्टर्न, उसमें उर्दू के प्रोफेसर की जगह नहीं रखी, जबकि फ्रांस में उर्दू का प्रोफेसर होता था और कई जगहों पर था जहाँ पर उर्दू का प्रोफेसर नहीं था और रीडर बनाते थे। और वो तो आपने राल्फ रसेल की आप भी थी पढ़ी है ना, उससे बहुत सी बातें आपको मालूम हो सकती हैं। इस खत्म होने से पहले एक चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप मोहब्बत एक अहम जुज़ है शायरी, उर्दू शायरी, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ये सवाल जो है ये काफ़ी अहमियत रखता है असल में। उसकी वजह यह है कि हमारी उर्दू शायरी जो है वो बुनियादी तौर पर रूमानी शायरी है। ख़ास तरीके से गज़ल के लिए राल्फ रसेल ने लिखा है कि गज़ल के शायर थे मीर तकी मीर। राल्फ रसेल ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा रूमानी शायर लिखा है, ठीक है ना। तो आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए, लेकिन वो सब फ़र्ज़ी शायरी है, हकीकी शायरी नहीं है। वो आपको दिल खुश करने के लिए तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि उस हाल ही तक आते आते उसमें तब्दीली शुरू हुई। हाल ही क्या से ज़रा पहले गालिब कह लीजिए, गालिब ने उस, हालांकि गालिब की शायरी भी है बिल्कुल उसी तरह, रूमानी शायरी है उनकी भी वैसे, लेकिन उन्होंने उसमें फ़िक्र, गहराई और इल्म दाखिल करके उसको तब्दील कर दिया। और जब वो पहुंची है हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद तक, तो उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। अल्लामा इकबाल ने हमारी शायरी को, पूरी शायरी को बिल्कुल बदल के रख दिया। और वो इसलिए कि उसमें रोमान तो उनके यहाँ भी है, लेकिन दूसरे किस्म का रोमान है, जिसे कहना चाहिए कि अदबी रोमान। और जब उनकी किताब आई है, पहली किताब बांग-ए-दरा जिसे कहते हैं, उस वक्त तक, उससे पहले तक लोग जो हैं वो शायर अपने दीवान शाया करते थे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी जो रदीफ़ के हिसाब से लिखी जाती थी किताबें। और उसमें क्या होता था कि हम्द और नात जो है वो ज़रूरी थी पहले, बल्कि मेरी किताब में भी है। अच्छा, अब एक बात मैंने कहा था, नात और
हम से किताब शुरू होती थी। इससे पहले इकबाल ने पहली मर्तबा ये किया कि अब एक तो अपनी किताब जो थी उसको दीवान नहीं कहा, न दीवान की तरह उसकी तरतीब दी, ना उसमें इब्तदा जो है वो हम से की, ना उसमें इब्तदा जो है वो नात से की। तो ये अजीब गरीब बात नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो उनकी जो पहली नज़म है हिमालय, वो ना हमद है। कहीं आपको जिक्र नहीं, आम पढ़ने वाला कभी भी नहीं सोचेगा कि ये हमद है, लेकिन वो है हाँ मुख्तलिफ नहीं। हम जो है वो इस तरीके से कि तख्लीक जो है कायनात की वो अल्लाह ने की है ना, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। यही कमाल है इस बात का कि आप पूरी नज़म पढ़ लें, कहीं खुदा का उसमें नाम नहीं है, लेकिन आपके दिल में जनाब अली अजीब व गरीब कैफियत पैदा होती है कि जो इसका आपको ले जाती है कुदरत तक, और कुदरत जो है वो खुदा है। अच्छा, इसी तरीके से उनके यहाँ बांगे दराब में इस कदर अशार जो है नातिया अशार हैं, इसी गिरता नहीं, लेकिन आम पढ़ने वाले को नहीं पता लगता कि नातिया अशार हैं। और चलिए अब आपका सवाल। आप नात की तरफ कैसे आए, कैसे रुझान हुआ? माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी अच्छी नातें पढ़ने को मिलती हैं, और आपके नातिया कतार जो है हम लोग, मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, मेरा दिल होता है कि उनको मैं सजाऊँ और बनाऊँ, और माशाल्लाह से तो आप उससे ज़रा बात कीजिए, बताइए। ये मीर साहब की वजह से चलिए, हुआ ये कि मेरे ख्याल में शायद 93-92 की बात होगी गालिबन, कि इनके उस्ताद जो थे उस ज़माने में एजाज रहमानी यहाँ पर आए थे, और इन्होंने एजाज रहमानी के लिए एक मुशायरा करवाया था लीड्स में, और मुझको भी बुलाया था। उस वक्त तक मैंने नात नहीं लिखी थी, हालांकि मैं सोचता था अपने दिल में, मेरे गज़लों में अलबत्ता नातिया शेर आ जाते थे, लेकिन तो उसके लिए मैंने कहा कि ये तो वाकई अब अगर मैं जाऊँ नातिया शायरी में तो नात लिख के ले जानी चाहिए मुझे। तो मैंने पहली नात जो लिखी है वो उस मुशायरे के लिए है, आपके मुशायरे के लिए लिखी है। ये इंकशाफ आज हुआ। अच्छा, तो आपको याद नहीं था? नहीं, मुझे ये तो याद था कि आप उस मुशायरे में थे, हाँ। बल्कि सदारत आपकी रखी थी। सदारत पता नहीं, सदारत तो रहमानी की थी। नहीं, वो मेहमान खुसूसी थी। अच्छा, अब मुझे याद नहीं है ये। हाँ, और वो नात जो है वो है कि अच्छी खासी तवील नात है वो भी, कि समझ में कुछ नहीं आता मेरे अल्लाह क्या कर दूँ, बयां कैसे मैं तौसीफ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा कर दूँ। वो और ये जो है ना अजीब, इसमें भी 30 साल पुरानी बात कर। हैं, 30 साल से भी ज़्यादा हो, हाँ काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया। तो उसके अच्छा, वो ये नात मेरी यहाँ पर वो सबा आलम है ना, उन्होंने पढ़ी, कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपकी नात में कहीं वो बातें नहीं हैं कि जो आम तौर से हर नात में होती हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, अब वो यानी लोग जो है ना बहुत गलत बातें भी करते हैं। आप मेरी नात में कहीं ये नहीं देखेंगे कि मैंने रसूल को शाह कहा हो। हम हालांकि देखिए, आपको याद होगा रसूल की बहुत बड़ी मशहूर बात है कि जब हज़रत अबू तालिब के पास कुरैश के मक्के के लोग गए और उनसे कहा कि आप अपने भतीजे को बुलाइए, और हम अगर वो बादशाह बनना चाहता है तो हम उसको बादशाह बना देंगे, उसको अगर इसकी ज़रूरत है वो देंगे, वो अपना ये प्रोग्राम जो उसने शुरू किया इसको ख़त्म कर दे। तो रसूल ने क्या फरमाया था कि अगर तुम एक हाथ पर हैं और एक हाथ पे सूरज रख दो तब भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यानी वो बादशाहत के लिए उन्होंने कहा था, उनको एक ऑफ़र हुई थी कि आजकल जिसको देखो वो रसूल को बादशाह कहता है। किस कदर महदूद कर दिया गया है उनकी ज़ात को। और सही मेरे ख्याल में आप और माबूद के दरमियान का जो फ़र्क है वो भी नहीं रखते लोग। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा मामला। वो ये उन बाज़ वक्त कुफ्र तक पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि सवाल के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे पूरा कलाम हम सुनेंगे, और हम चाहेंगे कि वो कलाम जो आपका अपना पसंदीदा हो और जो अब तक आपने सुनाया ना हो, वो आप कलाम हमें सुनाइएगा ताकि सामीन तक वो कलाम भी पहुँचे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि यॉर्कशायर या यूके या यूरोप में जो अदबी तंजीमें काम कर रही हैं,
आप क्या उससे मुतमईन हैं और उनके लिए क्या मशवरा होगा कि उनकी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? देखिए, अदबी अंजुमनें, मैं आपको ये बताना भूल गया कि जब यहाँ शुरू में अदबी अंजुमनें कायम हुई हैं तो वो उन लोगों ने बनाई थी जो अपने आप को शायर कहते थे लेकिन शायर नहीं थे, मुताशायर थे, तुकबंदी किया करते थे, ठीक है ना। उन्होंने, और उसकी वजह ये थी कि चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ तफरीह के कोई मौक़े नहीं हैं। मसलन ये कि आप जो है वो मौसीकी की महफ़िल नहीं बर्पा कर सकते, नाचने की महफ़िल नहीं बर्पा कर सकते, कोई मिलजुल के बैठने का कोई और तरीका नहीं था। उनका मुशायरा अच्छा तरीका है, तो अंजुमनें बनी, मुशायरे होने लगे। वो मुशायरे जो हैं वो एक किस्म का सोशल इवेंट बन गए और वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता, जो कि बिल्कुल नाबलद थे कहना चाहिए शायरी से, उन्होंने कुछ तुकबंदियाँ उन्होंने शुरू की और वो शेर कहने लगे। आपके लिवरपूल में, ब्रैडफोर्ड, तमाम यॉर्कशायर में, हर जगह अंजुमनें थी, वो करती थी। उन्होंने, आप उनको कह लीजिए जो कुछ भी कहना चाहें, लेकिन उन्होंने बड़ी खिदमत की है कि वो लोगों को एक जगह जमा करके, और जैसे भी कह लीजिए मुशायरे होते थे, उसमें यह ज़रूर था कि उसमें लोग फिल्मी गाने भी गाते थे और सब कुछ हो सकता था। तो मुशायरा, हमारे यहाँ मुशायरा, पाकिस्तान में मुशायरे नहीं होते, लेकिन यहाँ अभी तक हो रहे हैं कि वो यहाँ सोशल एक इवेंट होता है मुशायरों का। उसमें लोग आपस में मिलजुल सकते हैं, औरतें आती हैं, पहले औरतें नहीं आ सकती थी फंक्शंस में। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि अदब जो है वो किसी न किसी सूरत में, चाहे वो रेंगता रहा हो, लेकिन वो बढ़ता रहा आगे। फिर उन लोगों में, जैसे यहाँ बूटा खान राजिश थे एक मिसाल के तौर पर, कि जो वाकई शेर कहने लगे हैं, हाँ, मेहनत की और अच्छे शेर उन्होंने कहे। तो मशवरा क्या होगा आपका अदबी तंजीम? मेरा हाँ, बदकिस्मती जो है वो ये है कि अब जो नई नस्ल आ रही है वो नाबलद है, उर्दू समझ नहीं सकती, और उर्दू समझने के साथ साथ उर्दू शायरी जो है उसको तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, क्योंकि शायरी के लिए ज़रा सी और फहम चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जब तक चल सकती हैं, आप उनसे कहें कि बेशक रोमन में लिख के लाओ। अगर रोमन में नहीं लिखना चाहते तो अंग्रेज़ी में शायरी करो, लेकिन मुशायरों में आते रहो, क्योंकि अगर मुशायरे में 10 आदमी अंग्रेज़ी की नज़म पढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो आपको उर्दू में नज़म पढ़ेगा वहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपके कलाम की तरफ आते हैं। अच्छा, मेरे कलाम और जो भी आपके अच्छा लगे आपके दिल को। हाँ, मैं पहले तो गज़ल को ये मैं सुना चुका हूँ, लेकिन फिर सुना देता हूँ। इनके आपकी कितनी किताबें डॉक्टर साहब आ चुकी हैं, उनका ज़रा थोड़ा सा तारुफ पेश बस 2 ही किताबें हैं, एक की अक्स आवाज़ है और एक वो छोटी किताब जो थी वो मैंने रोशनी का साया। जी जी, तो ये आपकी हाँ, गज़लियात पे। जी हाँ, और नसर की भी 2 किताबें हैं, एक मकालात है और एक मज़ामीन है, मकालात मुख्तार और मज़ामीन मुख्तार। ठीक। तो चूँकि इनको गज़ल जो है वो, पैगाम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, हाँ, वो जो सवाल बार बार गज़ल आपने हाँ, कर रही थी, उसका जवाब, पैगाम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, इनाम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, बेकार न कट जाए मेरी उम्र यूं ही, कुछ काम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह। अच्छा, हंगाम मोहब्बत का मुझे भी मिल, इसमें देखिए, इस रुबाई में आपने देखा ना कि ये सारी रदीफ जो है ना, हाँ वो है, और एक वो लफ्ज़ है सिर्फ, जो कि काफ़िया भी समझ लें आप उसको, कि हंगाम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, इल्ज़ाम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, और दीवाना मुझे कह के पुकारे कोई, एक नाम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, और एक बाम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, आराम मोहब्बत का मुझे भी, बाम के माने आपको पता ही है, घर होते हैं, और घर छत, तो घर, हाँ, घर की मुनासबत से है कि आराम मोहब्बत का मुझे भी मिल जाए, और खुल जाए दरे मैं कदा अब तो साक़ी, एक जाम मोहब्बत का मुझे। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने, वाह वाह। हकीकत इश्क, जी, चाहत किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या है, क्या
चाहत किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या है, ऐ इश्क बता तेरी हकीकत क्या है। ये वस्ल के हैं सारे बखेड़े तो फिर, ये वस्ल के हैं सारे बखेड़े तो फिर, इस दौर में अब तेरी ज़रूरत क्या है। अब मेरा एक शेर है कि माजी से निकलने नहीं देता मुझे मुल्ला, जो हाल में ज़िंदा हो मुसलमान नहीं है। तो उसकी तशरीह जो है वो इस रुबाई में है थोड़ी सी, कि मुश्किल का मेरी क्या कोई हल है कि नहीं, मुश्किल का मेरी क्या कोई हल है कि नहीं, माजी से निकलने का महल है कि नहीं। और मुस्लिम हूँ मैं असलाफ परस्ती में हूँ गुम, क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। मुस्लिम हूँ मैं असलाफ परस्ती में हूँ गुम, या रब मेरी तकदीर में कल है कि नहीं। डॉक्टर साहब क्या बात है, ये हमारा रमिया है जिसकी तरफ निशान। या रब तेरी तकदीर में कल है कि नहीं। अच्छा, दिल जो है वो उर्दू शायरी में मेरे ख्याल में जिस तरह बांधा गया है, और शायद ही किसी और ज़ुबान की शायरी में बांधा गया हो, लेकिन दिल के लिए एक बिल्कुल नया मजमून। राहत नहीं, राहत नहीं दिन रात सहर शाम नहीं, हर वक्त तड़पने के सिवा काम नहीं, हर वक्त तड़पने के सिवा काम नहीं। खालिक ने मेरे दिल से कहा रोज़े अज़ल, जा तेरे मुक़द्दर में अब आराम नहीं। को पैदा ये मजमून कहीं नहीं बांधा गया। हाँ, क्योंकि दिल जो है मुसलसल धड़कता रहता है। अब हाँ, रखते हैं तकाबुल पे नज़र अहले हुनर, रखते हैं तकाबुल पे नज़र अहले हुनर, मंज़र के लिए चाहिए एक पस मंज़र, और कामिल में इजाफ़ा तो नहीं है मुमकिन, कामिल में इजाफ़ा तो नहीं है मुमकिन, दुगनी हो तेरी कद्र हूँ मैं साथ अगर। कामिल में इजाफ़ा तो नहीं है मुमकिन, दुगनी हो तेरी कद्र हूँ मैं साथ अगर। शरारत है थोड़ी सी, लेकिन हो रंग कहीं या कहीं खुशबू होगा, हो रंग कहीं या कहीं खुशबू होगा, पिन्हा किसी पर्दे में वो खुशरू होगा, पिन्हा किसी पर्दे में वो खुशरू होगा, मुमकिन तो नहीं जुज़ में समा जाए कुल, मुमकिन तो नहीं जुज़ में समा जाए कुल, आलम में अगर हो भी, आलम में अगर हो भी तो बस हू होगा। क्या कहने डॉक्टर, वाह वाह वाह। गम खाह नजर आए नहीं लेकिन है, गम खाह नजर आए नहीं लेकिन है, दरदाह नजर आए नहीं लेकिन है। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह। दरदाह नजर आए नहीं लेकिन है, बीनाई की मंजिल से है आगे इदराक, वाह क्या कहने, बिनाई की मंजिल से, बीनाई की मंजिल से है आगे इदराक, अल्लाह नजर आए नहीं लेकिन है। अच्छा, ये गज़ल मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अब आप लोगों के सामने ज़रा सी इसकी तशरीह कर दूँ, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे मज़ामीन हैं कि जो शेर में इससे पहले बांधे नहीं गए हैं। तो एक दिन रश्के यकीन सारे गुमा हो जाएंगे, एक दिन रश्के यकीन सारे गुमा हो जाएंगे, जब फरिश्ते आदमी के हम ज़बां हो जाएंगे। हाँ, अब आपने वाह बात तो किया, लेकिन इसके मानी क्या हैं? अच्छा, हाँ, एक दिन रश्के यकीन सारे गुमा हो जाएंगे, जब फरिश्ते आदमी के हम ज़बां हो जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, इसमें
जो अब इसका उन्वान जो है ना वो साइंसी गज़ल, इसीलिए गज़ल का उन्वान नहीं होता, लेकिन इस पर मगर मैंने डॉक्टर साहब जो पहला मिसरा एक दफा दोबारा पढ़िए, जब एक दिन जी रश के यकीन हम्म सारे गुमा हो जाएंगे। हाँ, वो पहले से जुड़ा हुआ है ना मिस्र से दूसरा हाँ जो हाँ आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ। वो जो जवाब और दे रहे हैं जब फरिश्ते आदमी के हमज़बां हो जाएंगे। सर सैयद अहमद ख़ान ने कुरान की तफसीर लिखी है, शायद पूरी नहीं है, लेकिन वो साइंटिफिक बुनियादों पर है। उसमें उन्होंने, और जो मैं उसका कायल हूँ, सब बातों का तो नहीं, लेकिन इस बात का ख़ास तरीके से उन्होंने कहा कि फ़रिश्ते जो हैं ये असल में नेचर के कवानीन जो है ना, ये फ़रिश्ते हैं सारे अल्लाह के, जो कि अल्लाह का कारखाना चला रहे हैं, जिनको अल्लाह ने फ़रिश्ता कह के हमको बताया कि ये ग्रेविटी, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और जितने उसके फिज़िक्स के जितने लाज हैं वो सब के सब असल में फ़रिश्ते हैं, और वो अपने काम अंजाम, कुरान में जो भी लिखा हुआ है। इंसानी मखलूक हाँ। के अलावा लोग हरकत में हैं, जो भी चीज़ हरकत में नहीं, हर चीज़ जो है वो फरिश्तों के इख्तियार में है, और वो चला रहे हैं उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। लेकिन हम जो हैं वो कुछ और ही समझते हैं उसको, समझ गए ना। मिसाल के तौर पर कोई आपसे क्या कह सकता है कि जनाब ग्रेविटी जो है, या किसी से शकल की जो क़ुव्वत है, ये अभी तक, हालांकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, अभी तक इनको ये भी नहीं मालूम है कि इसकी लहरें जो हैं वो ज़र्रात की तरह होती है, क्या होती है, कुछ नहीं। लेकिन ये कि ये मालूम है कि हाँ न्यूटन के ज़माने से चला आ रहा है कि ये, और ग्रेविटी जो है वो दुनिया में हर चीज़ में जारी और सारी है। तो ये फरिश्ता है असल में, एक फरिश्ते महदूद नहीं होते, और वही सारा अल्लाह के हुक्म से काम कर रहा है। इसी तरीके से जितने कवानीन हैं कुदरत के, वो सब फरिश्ते हैं। अब ये देखिए कि एक दिन रश के, अब हम जो है ना वो साइंस के मामले, साइंस जो है ना वो एक अरसे तक थ्योरीज बनाती रहती है और फिर उसको प्रूव करती है, ठीक है ना। जब तक वो प्रूव ना हो वो गुमान होता है। तो एक दिन रश के यकीन सारे गुमा हो जाएंगे, ये सब बातें जो है ना ये पाया सबूत को पहुंच जाएंगी जब फरिश्ते आदमी के हमज़बां हो जाएंगे। अच्छा, इस कदर रस्ते निकालेंगे ज़मीं ता आसमां, खाकज़ादे रह रवाने कहकशां हो जाएंगे। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें जो है वो अनसर है, महराज का भी शामिल है। अच्छा, मेरा ज़हन उसी तरफ अच्छा उसी तरफ क्या, इस तरह तफसीर होगी आयत सुल्तान की। सूरह रहमान में है ये सूरत कि तुम अगर ज़मीन की हुदूद से निकलना चाहते हो तो निकल नहीं सकते जब तक, इल्ला सुल्तान का लफ्ज़ है उसके अंदर, कि जब तक कि तुम्हारे पास वो क़ुव्वत ना हो। और अब तक जनाब अली किसी को ये नहीं मालूम था कि आप क़ुव्वत के ज़रिए से दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं। कुरान में लिखा हुआ है कि निकल सकते हो, इल्ला सुल्तान, अगर सुल्तान क़ुव्वत हासिल कर लो तो तुम दुनिया के उससे मदार से बाहर निकल सकते हो। इस तरह तफसीर होगी आयत सुल्तान की, अपनी दुनिया से निकलकर एक जहां हो जाएंगे। और नाक़े शब रंग महमिल जिसमें हो लैला सवार। पहला वाला मुझे, इस तरह तफसीर होगी आयत सुल्तान की, अपनी दुनिया से निकलकर एक जहां हो जाएंगे। और नाक़े शबरंग महमिल में, नाक़े शबरंग महमिल जिसमें हो लैला सवार, हम सितारों के सफ़र में सारबां हो जाएंगे, सारबां हो जाएंगे। और जो इसमें पढ़ा है नाक़े शब, नाक़ा, हाँ, नाक़े शबरंग महमिल जिसमें हो लैला सवार, हम सितारों के सब। ये इस शेर के पसे पुस्तक अल्लामा इकबाल ने अपनी बाग़-ए-दरा में एक शेर जो है वो तज़मीन किया है क़ुमी का, के रफ्तम के खारज पाकशम, रफ्तम के खारज पाकशम महमिल नहाज शुद अज नज़र। क्या ऐसा अजीब व गरीब शेर है। रफ्तम के खारज पाकशम महमिल नहाज शुद अज नज़र, यक लम्हा चुन गाफिल शुदम 7 साल राह हम दूर शुद। क्या है, इसको समझाने की ज़रूरत है तर्जुमे की, समझ गए ना।
अच्छा, जो हवा करती थी पहले अब करेगी रोशनी। हैं? जो हवा करती थी पहले अब करेगी रोशनी, बाद बां बहरे खला में नूर माँ हो जाएंगे। यहाँ पर कश्ती पे बादबान हवा चलाती है, हम जब खला में चले जाएंगे तो वहाँ रोशनी जो है वो उसके बादबान बना लेंगे और रोशनी के सफ़र। और आग पानी से बनेगी और पानी आग से। ये तो तुमने फिजिक्स पढ़ी है ना? हैं? H2O। वो आइंस्टाइन की थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, MC। हाँ हाँ, वो इंसान की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के नहीं बराबर। नहीं, अगले नहीं, ये है आग पानी। नहीं मैं उस शेर हाँ, पिछले शेर नहीं, अगले शेर की बात। आग पानी से बनेगी और पानी आग से। पानी में क्या H2O होता है ना, H2 में H जो है वो हाइड्रोजन का हाँ, बुनियादी एटम जो है वो हाइड्रोजन का ही होता है ना। हाइड्रोजन के एटम को अगर आप बतौर फ्यूल के इस्तेमाल करें तो वो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होता है। अजीब बात है ये, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो और पानी जो है ये हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा महलूल कह लीजिए आप उसको। तो अगर आप पानी को बतौर फ्यूल के इस्तेमाल कर सकें तो उसके नतीजे में जब उसका जो वो होगा एग्जॉस्ट होगा वो भी पानी और हरारत होगी बिल्कुल उसमें। तो ये आग पानी से बनेगी और पानी आग से। आतिशे फरदा के शोले बेधुआं हो जाएंगे। आतिशे फरदा के शोले बेधुआं, ये सारी कसाफत और वो ख़त्म हो जाएगी ना। हाँ, अब ये भी सुन लें कि बेकरानी एक कतरे में समेटी जाएगी। बेकरानी का मतलब यह है कि लामहदूदियत एक कतरे में समेटी जाएगी। कहाँ हो गया? बेकरानी एक कतरे में समेटी जाएगी, डूब कर इस बूंद में हम बेकरार हो जाएंगे। डूब कर इस बूंद में हम बेकरार हो जाएंगे और मौत से आगे निकल जाएंगे। एक दिन काफिले लामकाम में हों रवा तो लाजमा हो जाएंगे। अच्छा, बादबां से भाप से आतिश से थे हरकत पजीर। बादबां से भाप से आतिश से थे हरकत पजीर, अब फ़ज़ा में वो इरादे से रवां हो जाएंगे। अब फ़ज़ा में वो इरादे से और तय सफ़र। अब एक और शेर कि अस्सलामो मरहबा की गूंज होगी हर तरफ। अस्सलामो मरहबा की गूंज होगी हर तरफ, सब मज़ाहिब हल्क़े हिफ्ज़ो अमा हो जाएंगे। सब मज़ाहिब हल्क़े, इसलिए कि सब मज़ाहिब जो है ना उनका बुनियादी मकसद जो है वो एक ही है। तो सब मज़ाहिब हल्क़े हिफ्ज़ो अमा हो जाएंगे और तय सफ़र मुख्तार होगा जिसमें खाकी के बग़ैर। तय सफ़र मुख्तार होगा इसमें खाकी के बग़ैर, चाँद और सूरज भी गर्दे कारवां हो जाएंगे।